संसद के संविधान हॉल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया, यानी प्रधानमंत्री के तौर पे उनको चुना गया। अब उसके बाद सभी जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के सभी सहयोगी दल राष्ट्रपति भवन गए और वहां जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री के पक्ष में अपना पत्र दिया, यानी कि एनडीए संसदीय दल ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुना है और अब राष्ट्रपति उनको शपथ ग्रहण के लिए बुलाएंगे। जाहिर तौर पे 9 तारीख को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ शपथ लेंगे, जिसमें तमाम सहयोगी दलों को भी उचित जगह दी जाएगी। इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जा रहा था, सबसे खास बात रही चंद्रबाबू नायडू की, जो कुछ समय पहले तक दुश्मन थे। उन्होंने कहा कि जो आंध्र प्रदेश में मैसिव विक्ट्री एनडीए को मिली है, उसमें प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है और 9 तारीख को शाम 6 बजे के बाद प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर चुनाव आयोग और लोकतंत्र के मुद्दे पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा, जब 4 जून को नतीजे आए तो मैं काम में व्यस्त था, बाद में फोन आने शुरू हो गए। मैंने कहा ये आंकड़े तो ठीक है, ये बताओ ईवीएम जिंदा है या मर गया, क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा दिया जाए। ये लगातार ईवीएम को गाली देते रहे कि ईवीएम की अर्थी निकालने की तैयारी में थे। शाम आते आते उनकी जुबान में ताले लग गए और ईवीएम ने उन्हें चुप करा दिया। यह ताकत लोकतंत्र और चुनाव आयोग की है। आशा करता हूं कि 5 साल ईवीएम सुनाई नहीं देगा, लेकिन 2029 में हम जाएं तो शायद ये फिर ईवीएम कहने लगेंगे। चुनाव में हर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए ताकि चुनाव आयोग के काम में रुकावट आ सके। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र की तारीफ करता हूं, बताता हूं कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, और विपक्ष के लोग विदेशों में जाकर के बताते हैं कि लोकतंत्र भारत में खतरे में है। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ऐसे में सबकी निगाहें इस बात को लेकर भी है कि टीडीपी के साथ किन शर्तों पर बीजेपी का समझौता हुआ है, जिसके आधार पर टीडीपी सरकार के साथ एनडीए में शामिल होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तत्काल एक बड़े पैकेज के ऐलान का मांग रखी है और कहा है कि एनडीए सरकार को आंध्र प्रदेश की राजधानी और दूसरे विकास कार्यों के लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए ताकि वहां पर राजधानी भी बनाई जा सके। और कहा जा रहा है कि इस पैकेज के साथ चंद्रबाबू नायडू की ओर से केंद्र में 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद भी मांगा गया है। इसके बदले में चंद्रबाबू नायडू ने इस बात को लेकर भी बीजेपी को सहमति दी है कि आंध्र प्रदेश में बनने वाली उनकी सरकार में बीजेपी के 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री को जगह दे दी जाएगी। फिलहाल तो यही देखना होगा कि किस तरह से दोनों के समझौतों के बाद चीजें खुलकर सामने आती है। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। 9 जून 2024 को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और इसी के साथ एनडीए के नेता के तौर पर भी उन्हें चुन लिया गया है। लेकिन इस बीच टीडीपी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के सवाल उठ खड़े हुए हैं। केंद्र में नई सरकार के सहयोगी दल टीडीपी ने मुस्लिम को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से वादा किया गया था आंध्र प्रदेश में, वो जारी रहेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से टीडीपी ने मुसलमानों को लेकर के कई बयान दिए थे, खास करके चंद्रबाबू नायडू ने 4% आरक्षण की बात की थी, उसको लेकर के अब ये सवाल उठ रहा है कि एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में इस तरीके की कोई बात नहीं की थी, ना ही कोई जिक्र किया था। कुल मिलाकर फिलहाल तो टीडीपी और बीजेपी एक साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे दिख रहे हैं जिसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार जगह जगह में हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। वही कह सकते हैं कि भांगड़, जिस तरह से कैनिंग, और वही उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कई ऐसे जगहों पे जहां पे लगातार हिंसा की गतिविधियां हो रही है। जगह जगह बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका आरोप है कि जो टीएमसी के नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनके घरों पे जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं।
और इतना ही नहीं, कैनिंग और जिस तरह से वसीर हाट जो यहाँ पे जो चर्चा का विषय था, संदेश खाली में ऐसे कई कार्यकर्ता थे जिनको वहां पे काफी चोटें लगी है, उनको घरों में भी तोड़फोड़ किया गया है और ये कार्यकर्ता भय के मारे कोलकाता के महेश्वरी भवन जो कि यहाँ पे है वहां पे शरण लिए हैं और शरणार्थी के तौर पे रह रहे हैं। इन सबको लेकर बीजेपी के जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष जो सुकांतो मजूमदार है उनसे मुलाकात की है और किस तरह से सुरक्षा को इन पे यहाँ पे व्यवस्था किया जाए, इन सब पे भी चर्चा किया गया है। तो वही कह सकते हैं कि कोलकाता हाई कोर्ट ने भी सख्त कदम उठाया है और कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि इस तरह का हिंसा होता रहेगा तो पश्चिम बंगाल में करीबन 5 साल तक यहाँ पे जो केंद्रीय बलों की ऐसी तैनाती किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद भी हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। महाराष्ट्र में बीजेपी के बुरे प्रदर्शन के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में खलबली मची हुई है। लोकसभा चुनाव में राज्य के कई बड़े बीजेपी नेता हारे, इसे लेकर चिंतन और मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। सूत्रों की माने तो जल्दी बीजेपी की राज्य इकाई में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। राज्य में अगले 3 से 4 महीने में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और राज्य में लोकसभा के नतीजे आने के बाद बीजेपी को डर सता रहा है कि कहीं विधानसभा में भी कुछ इसी तरीके का उसका परफॉर्मेंस ना हो। इसीलिए बीजेपी के आला कमान अभी से एक्टिव हो चुका है। बता दें कि राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 28 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मात्र 9 सीटों पर ही जीत दर्ज करने में बीजेपी सफल रही। इतने बुरे प्रदर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और अपने आला कमान से उप मुख्यमंत्री पद से मुक्त करने का अनुरोध किया है। कैमरा पर्सन दिलीप बाबरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद महाराष्ट्र में अजित पवार गुट के विधायकों की बेचैनी बढ़ गई है। चुनाव में मिली शिकस्त के बाद अजित पवार अपने पार्टी को बचाने में जुट गए हैं। खबर है कि अजित गुट के कुछ विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। गुरुवार को अजित पवार ने हार पर समीक्षा करने के लिए अपने मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई थी। देर शाम हुई विधायकों की बैठक में उनके 5 एमएलए मीटिंग में नहीं पहुंचे। हालांकि डीसीएम अजित पवार ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे सभी विधायक मेरे साथ हैं। कुछ लोग बैठक में नहीं पहुंचे, सभी मेरे साथ हैं और उनसे मेरी फोन पर बात हुई। लोकसभा चुनाव में मिली हार पर अजित पवार ने कहा है कि कहीं न कहीं उनसे ही गलती हुई है और महाराष्ट्र में पार्टी को जो शिकस्त झेलनी पड़ी है उसकी जिम्मेदारी वो खुद उठाते हैं। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। दोनों ही गठबंधन इस चुनाव को लेकर आमने सामने हैं, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस में कोंकण स्नातक सीट को लेकर ठन गई है। कांग्रेस ने यहां से रमेश कीर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि शिवसेना ने भी अपने उम्मीदवार का यहां से नामांकन भरवा दिया है। वहीं अगर दूसरी तरफ महायुति की बात करें तो महायुति में एमएनएस ने बीजेपी की चिंता बढ़ाई थी, लेकिन ऐन वक्त पर एमएनएस के जो नेता हैं उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। महाराष्ट्र में 4 सीटों पर विधान परिषद चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कोंकण स्नातक सीट है, इसके अलावा मुंबई स्नातक सीट है, मुंबई शिक्षक सीट है और नासिक की शिक्षक सीट है। अगर चुनाव की तारीखों की बात करें तो 26 जून को चुनाव होने हैं, जिसके लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है और 1 जुलाई को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। कैमरामैन दिलीप बाबरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब राजनीतिक दलों ने मंथन शुरू कर दिया है। मायावती ने हार के कारणों पर रिपोर्ट तलब की है तो कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ बैठक कर रही है। दरअसल इस साल लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली है। मायावती ने वरिष्ठ नेताओं से हार की रिपोर्ट भी तलब की है। हार का जिम्मा जोनल कोऑर्डिनेटर्स पर किया जा सकता है। जल्द ही मायावती इसको लेकर बैठक भी करने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने सभी उम्मीदवारों के साथ बैठक की है। यूपी अध्यक्ष अजय राय इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस यूपी में कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 6 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। खास बात ये भी है कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद हार के कारणों पर मंथन के साथ साथ अगली रणनीति भी तैयार की जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र 27 जून से मुंबई में शुरू होने वाला है। इस मानसून सत्र की तैयारी को लेकर कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच में बैठक हुई। देवेंद्र फडणवीस इस बैठक में ऑनलाइन जुड़े। इस बार विपक्ष 27 जून से शुरू होने वाले मानसून सत्र में काफी आक्रामक रूप अख्तियार करेगा।
किसानों का मुद्दा हो या फिर अकाल का मुद्दा हो, इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष के द्वारा की जाएगी। अजित पवार का कहना है कि अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना जरूरी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही अपना काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक भी राज्य मंत्री नहीं है। राज्य मंत्री का पूरा कोटा यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है और एनसीपी चाहती है कि तुरंत यहाँ पर राज्य मंत्री के पद भरे जाए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के साथ ही राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया। इसके तहत पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के 5 साल के कार्यकाल में सरकारी पदों पर जितनी भी भर्तियां हुई थी, उन सभी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले लोगों के दस्तावेजों की एक बार फिर से जांच की जाएगी, ताकि यह पता लगे कि फर्जीवाड़े से कितने लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि करीब 2,40,000 से भी ज्यादा ऐसे नए लोग जिन्हें कि पिछले 5 साल के दौरान सरकारी पदों पर नियुक्तियां मिली थी, उन सब पर अब जांच की गाज गिर सकती है और उसके आधार पर एसओजी को रिपोर्ट दी जाएगी। एसओजी उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेगी। दरअसल 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो परीक्षाएं होती थी, उन परीक्षाओं में पर्चे लीक का मामला, धांधली का मामला जोर शोर से उठाया था, जिसका उसे युवाओं के बीच में काफी समर्थन भी मिला। कहा जा रहा है कि 50 से भी ज्यादा विभागों को इसके लिए बाकायदा पत्र लिख दिया गया है और विभागाध्यक्ष से इन सब की रिपोर्ट मांगी गई है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर हार के बाद कांग्रेस के अंदर ही अंतःकलह देखने को मिल गई है। मध्य प्रदेश में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा कांग्रेस के विधायक अजय सिंह से लेकर कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ताओं ने भी अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अजय सिंह ने कहा है कि पार्टी को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि आखिरकार 29 सीटों की हार की वजह क्या है। उन्होंने नाम लिए बिना ही ये कहा कि बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है और कमलनाथ पर इशारों में कहा कि कुछ नेता ऐसा हैं जो ये कह चुके थे कि वो पार्टी छोड़ देंगे या फिर इस तरह की अफवाहें फैलती नहीं, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाए। इसके चलते भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अंदर ही अंदर इस तरह का माहौल बनता रहा। तो दूसरी तरफ जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे थे, उनको भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने रोकने की कोशिश नहीं की। इस बीच मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस की जो कार्यकारिणी, उसे फिलहाल भंग कर दिया गया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। बिहार के 4 विधायक, 1 विधान परिषद के सदस्य और 2 राज्यसभा के सदस्य अब बन गए हैं लोकसभा के सदस्य। यानी अब यह तय माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में बिहार के 4 विधान सभा में उपचुनाव होगा। बिहार में इस बार 13 विधायकों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें 4 विधायक अब लोकसभा के सदस्य बन गए हैं। बाकी 9 विधायकों को हार का सामना करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से चुनाव जीते, सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा सीट से चुनाव जीते, सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव जीते और सुरेंद्र यादव जहानाबाद लोकसभा सीट पर अपनी जीत हासिल की। 2 राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर और मीसा भारती अब बन गई है लोकसभा की सदस्य, जबकि दोनों का कार्यकाल 2 वर्षों से ज्यादा अभी भी बचा हुआ था। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। देश की राजनीति में बिहार और बिहार की राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार। एक बार फिर 2024 के जो परिणाम आए हैं उसमें नीतीश कुमार किंग पिन के रूप में उभरे हुए हैं। और उसके बाद एक तरफ जहां दिल्ली में आज एनडीए गठबंधन की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ पटना की सड़कों पे इस तरीके के आप बैनर देख रहे हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, टाइगर जिंदा है। जी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये कहा जा रहा था कि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार की लोकप्रियता खत्म हो गई है और 24 के बाद तेजस्वी यादव की बात करें तो हर जगह वो कहा करते थे कि सादे कागज़ पर लिख कर ले लीजिए कि 2024 के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी। लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग हुआ और जब चुनाव परिणाम आए उसके बाद नीतीश कुमार आज किंग मेकर बने हुए हैं। 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की है और उसके बाद एक बार फिर नीतीश कुमार की प्रासंगिकता कायम हो गई है और केंद्र की सरकार में। हालांकि आज नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपना भाषण दिया और बिना सर जेडीयू ने केंद्र की सरकार को समर्थन दिया है, उसके बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और पार्टी दफ्तर से लेकर शहर के अलग अलग इलाकों में इस तरह के होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं।
कैमरा मैन के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कल जिस तरह से कंगना रनौत के साथ मारपीट की गई और उसके बाद मामला पूरी तरह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक गरमाया भी हुआ है और यही कारण है कि कुलविंदर जो CISF की जवान थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई है और साथ साथ पंजाब पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है और जो सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है और इसी के चलते ही अब पंजाब के कई राजनीतिक दल और पंजाब के किसान संगठन, इसके साथ साथ हरियाणा के किसान संगठन कुलविंदर के हक में आ डटे हैं। बेशक कुलविंदर का जो पति है वो भी CISF का जवान है और कुलविंदर मूल रूप से कपूरथला की रहने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि कंगना वर्सेस कुलविंदर की जिस तरह से जो मामला है वो पूरी तरह से बेशक गरमाया हुआ है, लेकिन आने वाले समय में क्या रंगत लेता है ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। हिमाचल के 4 सांसदों में कंगना रनौत सबसे अमीर, बाकी 3 से ज्यादा उनकी अकेले की प्रॉपर्टी, पढ़ाई में सबसे पीछे बॉलीवुड क्वीन। हिमाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार चारों सीटें बीजेपी ने जीती है। चारों नए सांसद करोड़पति है, मगर जितनी संपत्ति अकेली कंगना रनौत के पास है, 3 अन्य के पास उसकी 1/4 संपत्ति भी नहीं है। मंडी से सांसद चुनी गई कंगना के पास सबसे ज्यादा 91 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति है। वहीं हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर के पास 12 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति है। कांगड़ा के सांसद राजीव भारद्वाज के पास 5 करोड़ 9 लाख रुपए और शिमला के MP सुरेश कश्यप के पास 2 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति है। प्रॉपर्टी के अलावा एजुकेशन की बात करें तो इसमें तीनों सांसद कंगना रनौत से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कंगना 12वीं पास है, जबकि अनुराग ठाकुर ग्रेजुएट, राजीव भारद्वाज PhD और सुरेश कश्यप ने MPhil कर रखी है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के दौरान इस बार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में खाली पड़े सरकारी पदों को भरने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन भी विभागों में रिक्तियां हैं वहां पर तत्काल नियुक्ति होनी चाहिए और वहां से रिक्तियां चयन आयोगों को भेज दी जाए। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। खाली पदों को लेकर समाजवादी पार्टी ने बहुत माहौल बनाया, जिसका असर भी देखने को मिला। इसके अलावा अंतिम 2 चरण के चुनाव में भीषण गर्मी के चलते यूपी को बिजली कटौती का संकट भी झेलना पड़ा, जिसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज नजर आए। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां निकलने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तमाम नियम और सिस्टम को धक्का बताते हुए धड़ल्ले से दिल्ली के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं दिल्ली के नर्सिंग होम। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने एंटी करप्शन ब्यूरो को विवेक विहार घटना के बाद जो तमाम दिल्ली के नर्सिंग होम हैं उनकी जांच करने के लिए कहा था, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल 40 से ज़्यादा ऐसे नर्सिंग होम हैं जहां पर जो है वो रजिस्ट्रेशन तो कराया गया है महज मान लीजिए 10 बेड का, लेकिन उसकी जगह क्षमता से बहुत ज़्यादा जो है वो बेड्स वहाँ पर रखे गए हैं। केवल यही नहीं, कई सारी अनियमितताएँ वहाँ पर नज़र आई हैं। कई जगह पर फायर की NOC नहीं है, कहीं पर फायर इक्विपमेंट्स खराब हैं, कहीं पर प्रॉपर लाइसेंस नहीं है। कमिश्नर विजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। Co-powered by